नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लखेड़ा जी का परिचय वैसे हमारे दर्शकों को देने की कोई आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि वो हमारे दर्शकों में देश में विदेश में बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अपने 4 दशक से भी ज्यादा पत्रकारिता के अनुभव, संसद कवर करने का अनुभव और पूरी राजनीति को समझने का आपका जो एक ख्याल है, उससे हमारे दर्शक काफी प्रभावित हैं। और आज जो बात करना है वो नरेंद्र मोदी जी दौड़े दौड़े इजराइल गए, क्यों गए ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या लेके आए ये समझ में नहीं आ रहा है। देश के सामने कई समस्याएं हैं। अमेरिका से आदेश आते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। इजराइल से घोषणा होती है कि उनका दौरा इजराइल का हो गया, तो इजराइल यानी जेरूसलेम से आदेश आता है, चले जाते हैं। वहां पर जिस प्रकार से एक महाहत्यारे प्राइम मिनिस्टर, जिसने 80,000 पैलेस्टीनियों बच्चों, महिलाएं और पुरुषों को उनकी कत्लेआम चलाई, उनको मार डाला। 7 अक्टूबर की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं वहां पर नेसेट में, वहां की संसद में, मगर भारत की पैलेस्टीन के समर्थन में जो नीति रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी नीति रही है, उससे पल्ला झाड़ देते हैं। ये महाशय इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये हमारी समझ से परे है। इसलिए हम लखेड़ा साहब से अनुरोध करते हैं कि आप जरा प्रकाश डालें, क्योंकि मोदी जी तो पुरी जी में भी फंसे हैं, एब्सेंट फाइल में भी फंसे हैं, अपने दोस्तों के एब्सेंट फाइल में नाम आए हैं, उनके ऑन हिज बिहाफ अनिल अंबानी कुछ काम कर रहे थे या तो पुरी जी कुछ काम कर रहे थे। पुरी जी के सामने भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनकी विवशता जो है ये क्यों है, हम आपसे जानना चाहते हैं लखेड़ा साहब। जी नमस्कार हरि देसाई साहब, आपके तमाम दर्शकों को जो देश और विदेश से आपके चैनल को देखते हैं, मैं उन सबका अभिनंदन और उनको सबको नमस्कार करता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं, पहले भी जाते रहे हैं, और हम खुद प्रधानमंत्री के साथ विदेश के दौरों पर गए, तो उसका जब एक मैसेज होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक के लिए हमारे देश को क्या मिला। सवाल ये है कि ये जो यात्रा हुई है, इससे हमारा जो देश की जो कॉमन मैन है, हमारे देश के जो फैक्ट्रीज है, हमारे देश के इकोनॉमी है, हमारे देश के जो भी मतलब जो प्रॉस्पेरिटी का जो मुद्दा है, उसमें हमारे देश को क्या मिला, क्या हासिल हुआ। अल्टीमेटली तो ये होता है कि आपको क्या मिला। अल्टीमेटली ये है कि भारत जो है इजराइल की जो डिफेंस की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। मोदी जी के आने के बाद उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो गई, और इजराइल जो है आज विलेन के तौर पर 124 देशों में, करीब 124 देशों में इजराइल के प्रधानमंत्री घुस नहीं सकते हैं, उनका बाइकआउट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको क्रिमिनल के रूप में ब्रांड कर रखा है, घोषित कर रखा है। और ऐसे क्रिमिनल जो जोनासाइड, नरसंहार के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हो, गाजा में अटैक करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने गाजा की जो उनकी यात्रा हुई, तेल अवीव की जो उनका इजराइल की जो यात्रा हुई, उस यात्रा में उन्होंने एक भी शब्द जो जोनासाइड हुए हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, 20,000 छोटे बच्चे मारे गए, और उसमें आड़ क्या दी जा रही। इन्होंने हमास के बारे में कहा कि हमास की निंदा करनी है। अरे हमास की निंदा कीजिए, किसी भी वायलेंस की, किसी भी हिंसा की निंदा कीजिए, लेकिन आप उसकी जो रिपरकशंस में उनसे बदला लेने के लिए, हमास से बदला लेने के लिए जो इजराइल ने जो बेकसूर
50 लाख लोगों को मारा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो निजी इंटरेस्ट है, निजी इंटरेस्ट ये है कि वो एक, चूंकि जोनासाइड कर रहा है इजराइल मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सारे चीजों को हमले का शिकार बना रहा है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है कि सिविलियन लोगों पर अटैक हो रहा है। सिविलियन, स्कूल के छतों पर, हॉस्पिटल्स में, सिविल नागरिक हैं जो, जिनका ना मिलिट्री का हिस्सा है, वो ना आतंकवाद हिस्सा है, ना हमास का हिस्सा है। सिविलियंस पर जो अटैक होता है, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो नहीं सकता, और नेतन्याहू उस क्राइम के जिम्मेदार हैं, तो वो क्रिमिनल है। मतलब भारत की जनता के आंखों में वो क्रिमिनल है। तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले मिलने, उनके साथ, तो आपका पर्सनल एजेंडा है, आप खुश करने जा रहे हैं। आप क्योंकि एपस्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, आपके मंत्री फंसे हुए हैं, और जो एपस्टीन था, ये तो ज्यूस था ये, और इसका तो पूरा वह साम्राज्य फैला हुआ था, इसकी तो पूरी नेटवर्किंग थी। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प का तो बड़ा क्लोज था, ट्रम्प का एपस्टीन क्लोज दोस्त था, और ट्रम्प के थ्रू एपस्टीन ने पूरा जो जाल बिछाया, जो मोदी जी की कमजोर नसों को पकड़ा हुआ है, वो सब, वो देश के लिए, देश को भारी भारी महंगी पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री को के बारे में जो चीजें हो रही है कि प्रधानमंत्री को इस तरह से बिना अनशेड्यूल्ड मीटिंग, जिसकी कोई तारीख तय नहीं थी, कुछ तय नहीं था, ऑल ऑफ सडन आप एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए आप इजराइल चले गए। क्या चले गए देश को पता नहीं है। और वहां पर जो सोलर, जो तमाम जो एनर्जी है, जो बंदरगाह है, उसमें अडानी का क्या स्टेक है देश को नहीं पता, लेकिन अडानी जी के लिए जो भी समझौता करके आए हैं, उसमें अडानी इन्वॉल्व है, अडानी के लिए समझौता करके आए हैं। तो इससे देश को क्या फायदा हुआ है? हमारे देश की बेरोजगारी दूर हुई है, हमारे देश की गरीबी दूर हुई है, हमारे देश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, हमारे देश में क्या लग रहा है? तो इन्होंने पहला ड्रोन की फैक्ट्री लगाई, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और दूसरी बात जो हमारा इजराइल नुकसान कर रहा है कि वो हमारी जो जासूसी करने के यंत्र उन्होंने 2017 में मोदी सरकार को दिए, जिसका मोदी सरकार ने पेगासस, विपक्षी नेता सर पेगासस सर आपकी आवाज पेगासस कम आ रही है, आपकी जी जी आवाज कम आ रही है। पेगासस का रेफरेंस कर रहे हैं आप? ठीक है, हाँ जी जी जी, मैं ये मान रहा हूँ, एक सेकंड, आप पेगासस का उल्लेख, जिक्र कर रहे हैं? जी जी, मैं पेगासस का जिक्र कर रहा था, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। लेकिन पेगासस जो 2017 में जो आया, इजराइल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी, एक सॉफ्टवेयर है किसी के बारे में भी आप जासूसी कर सकते हैं, मोबाइल पर, लैंडलाइन पर, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। और मोदी जी ने ये करके दिखाया। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ने, उनकी एजेंसीज ने, उनके जो एजेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो जासूसी करते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले क्या होता था कि वो जो जासूसी होती थी, वो जासूसी पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती थी। पहली बार मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जासूसी कराई। हो सकता है कि गुजरात में भी इन्होंने जासूसी कराई हो, और पत्रकारों के खिलाफ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ, एडवोकेट्स के खिलाफ, ये और अपोजिशन लीडर तो कराई, सबके नाम आ गए थे, और कोर्ट में मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। जबकि सरकार के, ये क्राइम है, ये किसी की जासूसी करना, फोन टेप करके, ये तो क्राइम है, ये अपराध है, ये इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा जब ये सरकार में नहीं रहेंगे। जी सर, और हमें उन्होंने पेगासस खरीदा। पेगासस तो जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही वो डील होता है, एनएसओ का पेगासस। वो अमेरिका में कोर्ट में, वो जब व्हाट्सएप ने केस दायर किया एनएसओ के खिलाफ, तब मालूम पड़ा कि भारत सरकार ने पेगासस खरीदा है। और भी मालूम पड़ा कि मोदी जी ने अपने एक कैबिनेट मंत्री के फोन में भी वो डलवाया है। ये भी अमेरिका से खबर आती है। जी यानी वो हमेशा कहते रहे, हमें भी कहते रहे कि हमारे जासूस चारों ओर फैले रहते हैं। तो आपने जो कहा कि उनका पूरा तंत्र जासूसी पर ही है, सही बात है। देखिए, जासूसी पर है और ब्लैकमेल पर।
यस आपने जो प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न कि जासूसी करना, ये बेसिकली ये हिटलर शाही है। जैसे जिसका जैसा काम होगा इनका, अब इनके साथ भी एपिस्टीन ने वही किया। ये दुनिया के साथ जो करते थे, ये दुनिया की जासूसी करते थे। गुजरात में भी ये जासूसी करते थे। मैं कई पत्रकारों को जानता हूँ, उन्होंने जब ये पावर में आए तो ये उनके पीछे पड़ गए, तो बेचारे दिल्ली आके मुझे मिलते थे। तो वही काम, तो उसको कहते हैं ना कि शैतान को और बड़ा शैतान मिल गया। तो इनको इनको एपिस्टीन मिल गया, तो एपिस्टीन ने इनको बुलाया और एपिस्टीन ने इनकी फाइल बना दी, एपिस्टीन ने इनकी वीडियो बना दी। अब जो वो सारी वीडियो जिस समय ट्रंप के पास है, और ट्रंप इसीलिए कह रहा है कि मैं जिस दिन चाहूंगा मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दूंगा। ये कहना ही एक सॉवरेन कंट्री, एक भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में, इसका मतलब आप ब्लैकमेल के शिकार हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कहना है कि ब्लैकमेल करेगा, वो नहीं, आप ब्लैकमेल के शिकार हो चुके हैं, और उस ब्लैकमेल के चक्कर में आपने ट्रेड डील कर दी, आप झुक गए। आपने जितने ये जो इजराइल के आगे आप कर रहे थे, दुम हिला रहे थे 2017 के 14 के बाद, और ये जो हरदीप पुरी को आपने लगाया था, क्यों लगाया था? क्यों करते हो आप ऐसा गंदा काम? आप ट्रैक टू पॉलिटिक्स अगर आपने करनी, ट्रैक टू तो हर जगह होता है। मान लिया आपने मेरे से बात करनी है, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि आपका कोई खास आदमी अहमदाबाद में ढूंढा, या आपके गांव का प्रधान ढूंढ लिया और कहा कि जरा उनसे हमारी बात हो जाएगी, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी। तो ये ट्रैक टू होता है। सवाल ये है कि ट्रैक टू करने के लिए कोई डिप्लोमेट नहीं मिला था आपको। ट्रैक टू करने के लिए वो जो क्रिमिनल है एपस्टीन, जो छोटी बच्चियों का यौन शोषण करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनके साथ दुष्कर्म करता है, क्या वही मिला? वही मिला आपको? तो ये रहस्य जो है बहुत गहरा है, और ये इनको भारी पड़ने वाला है। जी सर, आपके चैनल पर यानी उमाकांत लखेड़ा के ऑफिशियल चैनल पर डॉक्टर जी सुब्रमण्यम स्वामी ने जी इनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, जी और न केवल अमेरिका से बल्कि जी चाइना से भी वो ब्लैकमेल होते हैं, ऐसे संकेत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपाई नेता है उन्होंने जी दिए हैं। आपके जी चैनल पर आपके ने इंटरव्यू किया है, और जी फिर भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई मुकदमा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मोदी जी। बाकी जी तो लोगों को कुछ भी कर लेते हैं, जी मगर इससे आगे चलकर अब इजराइल का दौरा तो ये तीसरा दौरा है उनका, यानी जी ऑफिशियली कहें तो, क्योंकि मुख्यमंत्री थे तभी से वो इजराइल जाते रहे हैं। जी 2006 में गए थे और 2017 में गए थे, जी वो एप्स्टीन की सलाह पर, और अभी जी अभी जाके आए। अब क्यों गए थे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, इजराइल का इतना यानी मोसाद का इतना उनको भारत में लाना है क्या? इजराइल को इतना लाभ पहुंचाना है क्या? क्योंकि इजराइल तो यहूदी देश है, और यहूदी अपने लाभ के सिवा और किसी की सोचते नहीं है। बिल्कुल। लकेड़ा जी। जी जी बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा कि जो इनका जो अभी ताजा जो इन पर गाज गिरी है, मैं कहूँगा कि यात्रा यात्रा करते हैं तो यात्रा के बाद खुशी का माहौल होता है, यात्रा के बाद भारत में गम का माहौल है कि ये कौन सा, एक अमेरिका तो इनको फंसा चुका है बुरी तरह, ट्रंप इनको फंसा चुका है, लेकिन यात्रा के बाद ये जो यात्रा हुई है, यात्रा के बाद एक गम में ये डूबे हुए हैं, इसलिए कि इनकी यात्रा से इतने सवालों के सवाल आ गए हैं, इतने मुद्दे पब्लिक के डोमेन पे आ गए हैं कि इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये जो इन्होंने दिखाने के लिए इन्होंने कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ताकि भारत को बताएंगे कि हमने समझौता करने गए थे। सवाल ये है कि जब समझौता करने जाते हैं तो उसका तो 6 महीने पहले नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाता है। रेंडमली कोई आप बस में कहीं जा रहे हैं और बस स्टैंड से उतर करके वहां समझौता नहीं होता है। आप समझौता करने के लिए जो डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स होती हैं, आपके कॉमर्स सेक्रेटरी मिलते हैं, उनका एजेंडा बनता है, वो एजेंडा पर दोनों देशों के म्यूचुअल डिस्कशंस होते हैं, फिर उसको एक कैबिनेट, बिना कैबिनेट की मंजूरी के
आप जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, आप देश को डिजिटल अरेस्ट करवा रहे हैं। हालत ये है कि पहले डिजिटल अरेस्ट तो आपने एपिस्टिन से करवा दिया, डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट फिर अमेरिका के डिजिटल अरेस्ट हो गए। अब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए इजराइल के। अब जो है इस तरह के जो ये जो काम करके आए हैं, जो काम कर दिया इन्होंने, उससे पूरा देश की गिरवी करने का, क्योंकि भारत की इतनी दुनिया के मुल्कों में बड़ी थू-थू हो रही है। और मैं दूसरी बात ये जी बता दूं कि सबसे बड़ा जो नाराज है, जितने अरब कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, सारे अरब कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो शिया ईरान कंट्री हो, चाहे वो सुन्नी कंट्रीज हो, सारे लोग बहुत नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि एक नया गठबंधन बन रहा है और ये इजराइल के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? इजराइल एक गठबंधन बना रहा है, जैसे पाकिस्तान ने बनाया ना, यूएई वगैरह चीन से मिलकर के। तो ये भी एक जी गठबंधन की आड़ में जो मुस्लिम कंट्री विरोधी गठबंधन है, हिटलर की जो तानाशाही है उस पर, और तो ये बहाना बना रहे हैं। अब इनको क्या है ना, काम इनके पास कुछ बचा नहीं है। मोदी जी के पास कोई देश में प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, एक माइंड गेम कर रहे हैं कि मैं इसलिए गया कि पाकिस्तान से खतरा है, मैं इसलिए गया कि पाकिस्तान ने एक गठबंधन बन रहा है टर्की का, पाकिस्तान का, यूएई का, तो हमको ये और कुछ करना है उसके मुकाबला करने के लिए। भाई ऐसा है कि आपको इजराइल से क्या मिल रहा है, कि किस चीज का? इतना छोटा सा मुल्क है जो आपके गुजरात से भी छोटा है वो। तो सवाल ये है कि वो देश आपके लिए क्या करेगा? वो आपकी जो समस्या है, हमारी आज की समस्या क्या है? हमारी आज की समस्या है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर गिर रहा है। हमारा उसमें आईएमएफ वगैरह में, वर्ल्ड बैंक वगैरह में उसका कोई से नहीं है, खुद ही वो परेशान है। दूसरा, हमारी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। हमारे देश रुपया में डूबे। बेरोजगारी का, एम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना ज्यादा है, इतना हाई है कि वो अलार्मिंग सिचुएशन आने वाली है। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको और आपके दर्शकों को कि भारत में गृह युद्ध हो सकता है। इतनी प्रचंड महंगाई, और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है, उनका डिमोनेटाइजेशन जिम्मेदार है, उनकी उद्योगपतियों से जो दोस्ती है, अडानी अंबानी एंड कंपनी से दोस्ती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ये प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथलेस इकोनॉमी, जिसमें लोगों की जेब में पैसा आ सकता है 5%, 10%, 3%, लेकिन जॉब ही नहीं होगा। तो जॉब नहीं होगा तो जो जॉब 500 रुपए मजदूरी देते हैं किसी मजदूर को, मिस्त्री को, आप गुजरात में, वो कहेगा सर मेरे पास काम नहीं है, मैं 200 में काम करने को तैयार हूं। तो 200 का काम करने के लिए ये लोग तैयार खड़ी कर रहे हैं। और ये प्रचंड, और ये जो पूंजीपतियां भी, इलेक्शन गुजरात में हुआ है, लोगों ने देखा कि गुजरात में ये क्या करेंगे, इलेक्शन के टाइम पर पैसे बांटेंगे लोगों को और चुनाव जीत जाएंगे। ये इसलिए इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो निरंकुश है, जो जन विरोधी सरकार है। और इन्होंने इजराइल यात्रा जाकर के ये प्रूव कर दिया कि इनको देश के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि इनकी हिम्मत अब है नहीं, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर ये जा नहीं सकते हैं, मुंह नहीं दिखा सकते। और एपिस्टिन के जो फाइल्स हैं, जो डॉक्टर स्वामी के इंटरव्यू की आपने चर्चा की, डॉक्टर स्वामी ने मुझे जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी जी के बारे में आने वाले वीक्स में बहुत ज्यादा खुलासे होने वाले हैं। और मोदी जी के खिलाफ इतने खुलासे होंगे कि इनको मार्च से लेकर के मई के बीच में त्याग पत्र लेके भागना पड़ सकता है। और ये तो उन्होंने ये भी कहा कि जेल जा सकते हैं। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ कि जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो क्राइम पे डिपेंड करेगा। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि साहब ये जेल जाने की नौबत है, ऐसी स्थिति इन्होंने कर रखी है। और उन्होंने ये भी कहा, फिर जोर देकर के कहा उन्होंने कि ये 2026 है, इस 2026 में मोदी को हटना पड़ेगा। ये उनकी रिपोर्ट्स है, ये उनका असेसमेंट है। वो भी बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। जी जी सर, अंतिम एक सवाल मुझे हो रहा है और वो मेरी उलझन भी है कि मान लीजिए कि हम लोग तथ्य पेश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने, मगर उन्होंने ऐसा एक ऑरा बनाया है कि जो तथ्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता है उसे ये अंधे पहरे जो लोग हैं, उनके भक्तगण, वो मान लेते हैं। अब इसका इलाज क्या होना चाहिए? देखिए इसका इलाज है कि ये लोग अंग्रेज लोग गुलाम बनाया भारत को, 200 साल तक गुलाम रखा उन्होंने।
तो इस गुलामी से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने देश में विज्ञान, जो साइंस है, विज्ञान के एजुकेशन को खत्म कर दिया। इन्होंने एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। इन्होंने ये इंस्टीट्यूलाइज कर दिया कि जाली डिग्री बना करके आप कुछ भी कर लो, फर्जी डिग्री बना करके आप कुछ भी देश में किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ। तो जब इस तरह की एजुकेशन का पता नहीं है, जो देश चला रहा है जो आदमी, उसकी शिक्षा का पता नहीं है, उसके डायरेक्शन का पता नहीं है, उसका साइंस का जो नॉलेज है उनका, ये आपको पता ही है कि वो नाले से गैस से पाइप निकाल के खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो इस तरह की अभी उन्होंने कह दिया कि मैंने बचपन में, आप गुजरात के जो उनके साथ पढ़े हुए हैं, आप किसी का इंटरव्यू कीजिए। उन्होंने अभी ये कहा, बिल गेट को उन्होंने इंटरव्यू किया था, या किसी हस्ती को, शायद बिल गेट को, किसी को इंटरव्यू किया उन्होंने कुछ दिन पहले, वो सोशल मीडिया पे वायरल है, कि मैं जब छोटा था तो मैंने एक रोबोट बनाया था स्कूल में, और रोबोट से मैं बातें करता था। रोबोट से बातें करता था मैं, और जब मैंने रोबोट बनाया तो मैं उससे बातें करता था, वो मुझे बताता था। उसके बाद मेरे को स्कूल ने मुझे मेडल दिया। तो भाई साहब, वो स्कूल कोई वो सेंट फ्रांसिस्को में तो नहीं होगा, या न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या लंदन, ब्रिटेन में, वहां तो नहीं होगा। वो स्कूल तो यहीं गुजरात में होगा। तो उस स्कूल में जहां मेडल मिला है, सर हमारे तहसील में ही, वो वडनगर में। तो आपकी तहसील, जहां आपके गांव की तहसील है, वहां कुछ तो मिलेगा आपको कि प्रधानमंत्री को मेडल कब मिला। आपके रोबोट अगर उन्होंने तब बना दिया था, रोबोट का तो नाम पता ही नहीं था, रोबोट कोई चीज हो सकती है। एब्सोल्युटली। सब ये ROBOT रोबोट जो है, रोबोट की तो कल्पना ही नहीं हुई थी, तब उन्होंने रोबोट बना लिया था। तो तब उनके सर्टिफिकेट की डिग्री बन गई थी, जब जो कंप्यूटर नहीं आया था तब कंप्यूटराइज की डिग्री बन गई थी। तब उनका पास कैमरा आ गया था, जब डिजिटल कैमरा 20 साल बाद भारत में आया, तब उनके पास डिजिटल कैमरा आ गया था। और वो ईमेल भी करते थे, जब ईमेल का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो इस तरह की जो देश चल रहा है देसाई साहब, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं तो कह रहा हूं कि गुजरात में एक गांधी पैदा हुए थे, जिन्होंने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। और ये दूसरे गुजरात में सज्जन पैदा हुए हैं, इतने महाज्ञानी महापुरुष, जो रोबोट जो छोटा था रोबोट बनाया था इन्होंने। मुझे लग रहा है कि ऐसे महाज्ञानी महापुरुष के बारे में गुजरात के पाठ्य पुस्तकों में तो सुना कि वहां पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है इनके बारे में। तो अगर ये रोबोट पढ़ाया है तो वो भी इनको बताया जाना चाहिए स्कूलों में गुजरात की। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सर इतना हास्यास्पद लगता है, मगर आज आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें रखी, जो तथ्यात्मक बातें हैं, उनके भक्तों के दिमाग में भी ये घुसे, क्योंकि वो अपना दिमाग जरा खोल के रखे। तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मुझे राहत इंदौरी के 2 शेर अर्ज करने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल, बस वहीं से समापन करेंगे इस एपिसोड का। सर मैं अर्ज करता हूं, अड़े थे जीद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जीद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। दूसरा है, मतलब मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। ये तो नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहते थे। सर आप जुड़े तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।